देखिए, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 1 जो कि बात करता है संघ के नाम की और उसके राज्य क्षेत्र की। यानी ये कहता है कि भारत राज्यों से मिला हुआ एक संघ है, यानी कि एक यूनियन है, जिसमें आज की तारीख में 28 राज्य हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, और उसका जितना भी कुल राज्य क्षेत्र है उसकी बात ये अनुच्छेद करता है। तो पहला अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 3। वो ये बताता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों का जो परिवर्तन है, इसको करने की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो संसद के पास है। यानी कि संसद नए राज्य बना भी सकती है और जो वर्तमान राज्य है उनके क्षेत्रों को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, उनकी सीमाएं तय कर सकती है और उनका नाम भी परिवर्तित कर सकती है। ये सारी चीजें संसद संविधान में संशोधन करके करती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 13 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात होती है, तीसरा भाग है संविधान का। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों का हनन करने वाले कानूनों का समापन कर देना चाहिए, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो कानून समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार किसी से छीने नहीं जा सकते। तो ये अनुच्छेद 13 आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 14। वो ये कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। सीधी सी बात है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसे में किसी के लिए स्पेशल, किसी के लिए कमतर, ऐसा तो नहीं रख सकते। सबको समान ही रखना पड़ेगा, तभी मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 15। वो ये कहता है कि जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करना वर्जित है। मतलब इन सभी पैमानों के आधार पर या फिर किसी भी पैमाने के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव करना वर्जित है, गलत है, नहीं कर सकते आप। ऐसे में क्या होता है कि समाज बढ़ता है, उसको एक करने के लिए ये अनुच्छेद दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 16। वो कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होनी चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, जाति से हों या किसी भी बैकग्राउंड से हों, उन सबको नौकरी के समान अवसर होने चाहिए। मतलब ये जो नौकरी वाली सुविधा है ये सबको होनी चाहिए और सब उसके अंदर पार्ट ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इसी से संबंधित बताई गई है। वो इसलिए क्योंकि ये समाज पिछड़ा है और पिछड़े समाज के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, तो उनको बराबरी पे लाने के लिए, आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 17। वो कहता है कि छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। इसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। देखिए, भूतकाल में और कहीं ना कहीं वर्तमान काल में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आज भी छुआछूत की प्रॉब्लम जो है अभी भी एग्जिस्ट करती है। अभी भी लोग छुआछूत के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यह अनुच्छेद है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 19। वो बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यानी कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको अपने विचार रखने का, बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। आपकी बोलने की आजादी कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप दूसरे के बारे में गलत ना बोलें, मतलब दूसरे को नीचा ना दिखाएं, किसी का भी नाम नहीं खराब करें। आप अपने विचार रखें, सभ्य तरीके से रखें, उसकी पूरी आजादी आपको है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 21 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि राइट टू लाइफ का अधिकार। मतलब आपको जीने का अधिकार है, आपको साफ पानी पीने का अधिकार है, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। मान लो कि आपके घर के सामने कोई फैक्ट्री डाल देता है, उस फैक्ट्री में से बहुत सारा धुआं निकलता है, बहुत सारा प्रदूषण निकलता है और उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, तो आप आवाज उठा सकते हो, उस फैक्ट्री को बंद करवा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जीने का अधिकार है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 21A। अब देखो ए लगा हुआ है, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, ये साल 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संशोधन के रूप में आया है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 25। वो ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मनपसंद का रिलीजन अपना सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी स्वतंत्रता की बात हो रही है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 30। वो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। अब देखिए, जितने भी लोग अल्पसंख्यकों में आते हैं, खासकर मेजोरिटी से जो अलग होते हैं, उनके लिए प्रशासन और उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ये सरकार का कर्तव्य है। तो ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के पास है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 32 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ध्यान से सुनना। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन किया जा रहा है तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का इसमें अधिकार होता है कि अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे बचाने के लिए क्या करेगा, उसके खिलाफ रिट जारी कर देगा। अब 5 तरीके की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से जाके देख लेना।
ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 40। ये जो अनुच्छेद है ये डीपीएसपी का हिस्सा है, इनके राज्य के नीति निदेशक तत्व का। ये संविधान का चौथा भाग के अंदर आता है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश दिए गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के अंदर ग्राम पंचायतें थी, लेकिन वो ग्राम पंचायतें संवैधानिक नहीं थी। ये राज्यों पर निर्भर करता था कि राज्य ग्राम पंचायत की व्यवस्था को रखे या ना रखे, मतलब अपनाए या ना अपनाए। क्योंकि अगर राज्य ग्राम पंचायत की व्यवस्था को अपनाता तो उसके ऊपर पैसा भी खर्च करना पड़ता। अब अगर राज्य सक्षम नहीं था तो वो नहीं अपना सकता था। इसलिए इस चीज को डीपीएसपी के अंदर रखा गया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंदर रखा गया। अब उस समय पे इस अनुच्छेद से यह तय हुआ था कि अगर राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन करता है, उनका गठन करता है, तो किन निर्देशों से करेगा। तो वो जो निर्देश हैं वो इस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा आप पंचायती राज की वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर डीपीएसपी का हनन होता है तो वहां पे न्यायालय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी जो होते हैं वो राज्य सरकार पर डिपेंड करते हैं कि भाई राज्य सरकार इन व्यवस्था को रखेगी या नहीं रखेगी। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 44 जो कि बात करता है यूसीसी की, यानी कि समान सिविल संहिता की बात करता है, मतलब सभी के लिए एक ही कानून। अभी जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून कार्य करता है उसमें रिलीजन का भी फैक्टर है, यानी कि धर्म का भी फैक्टर है। अलग अलग धर्मों के लिए थोड़ी सी अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे मुस्लिम धर्म के लिए अलग हैं, तो हिंदू धर्म के लिए अलग हैं, क्रिश्चियन धर्म के लिए अलग हैं, मान्यताओं के हिसाब से। लेकिन यूसीसी क्या कहता है कि यूसीसी अगर होगा तो सभी के लिए एक ही कानून होगा, वहां पे धर्म मैटर नहीं करेगा। हालांकि भारत में अब तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये चीज जरूर लागू हो जाए, क्योंकि इससे समाज की स्थिति सुधरेगी और सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि हर रिलीजन के अंदर महिलाएं तो सहती ही हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूसीसी बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 कहता है कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हो। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको अनुच्छेद 21A बताया था, उसके तहत क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हो। ये वाला जो अनुच्छेद है ये 6 वर्ष तक की आयु पूरे होने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है। तो कुल मिलाकर के जो छोटा बच्चा होता है और 14 वर्ष तक का होता है, तब तक के लिए उसकी शिक्षा का इंतजाम हो जाता है दोनों अनुच्छेदों से। तो ये दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो, 45वें को और 21A को। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। ये क्या कहता है, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। देखिए, न्यायपालिका एक स्वतंत्र बॉडी है हमारे संविधान के अंदर, क्योंकि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के साथ मिल गई तो ऐसे में न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्यपालिका के अंदर सरकार बैठती है और न्यायपालिका के अंदर जज बैठते हैं। अगर जज जो है सरकार के कहने पे काम करने लगेंगे तो हमारा लोकतंत्र तो खतरे में आ जाएगा। इसलिए ये जो अनुच्छेद है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 51। वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिव्यक्ति के लिए निर्देश, यानी कि हर एक देश का ये कर्तव्य है, खासकर हम अपनी बात करें तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखें। अब हमने कर्तव्य की बात की है, तो इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 51A जो कि जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य। फिर 11वां जो है 2002 के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये इंदिरा गांधी सरकार के तहत जोड़े गए थे। ये वही समय है जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। मौलिक कर्तव्य तो आपको पता है कि हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, देश की अखंडता और एकता का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। ये सारे कर्तव्य हैं हमारे जो हमें निभाने होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 61 जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति को जब हटाना हो तो उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है जिसको कहते हैं महाभियोग। तो उस प्रक्रिया के बारे में यह अनुच्छेद बात करता है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 72 आता है। वो राष्ट्रपति की दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्ति के बारे में बताता है। मतलब राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं, या फिर उस जो सजा जो मिली है उसका निलंबन करवा सकते हैं, उसका परिहार करा सकते हैं, या फिर वो सजा कम भी करवा सकते हैं। ये सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और उस शक्ति के बारे में हमें ये अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 72। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 74 जो राष्ट्रपति को शासन संबंधी सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था करता है। कहने का मतलब यह है कि जो सरकार हम लोग चुनते हैं उस सरकार का एक मंत्रिपरिषद तो बनता ही है। इस मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देना है ताकि राष्ट्रपति जो है शासन कर सके। हालांकि हमें पता है कि असली शासन तो ये मंत्रिपरिषद ही करता है, हमारी सरकार ही करती है। सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी है तो सरकार ही राज करेगी। तो मंत्रिपरिषद के गठन के लिए ये आपका अनुच्छेद आता है। कौन सा मंत्रिपरिषद? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 75। वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और जो प्रधानमंत्री है वो सलाह देगा राष्ट्रपति को और उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। जिस मंत्रिपरिषद की मैंने आपको बात की थी वो कैसे चुना जाता है? पहले राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री चुनता तो क्या है कि वो जो फेमस व्यक्ति होगा उससे ही चुना जाता है। फिर वो प्रधानमंत्री बताता है कि इस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, मेरे मंत्रिमंडल में ये होगा। ठीक है। तो कुल मिला के सरकार ही तय करती है, राष्ट्रपति तो नाम का ही होता है, आपको पता है। ठीक। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 110।
वो बताता है धन विधेयक के बारे में कि धन विधेयक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये बात वैसे मैं आपको बता चुका हूं एक अलग वीडियो के अंदर, लेकिन यहां भी मैं आपको बता देता हूं। जो धन विधेयक होता है वो बड़ा खास बिल होता है, वो मनी बिल होता है, उसमें सारा पैसे का मामला होता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बिल है। उसकी परिभाषा यहां मिलती है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 112, जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है, यानी कि बजट के बारे में बात करता है कि बजट कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर होगा। अनुच्छेद 112 के तहत बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 123, जो कि राष्ट्रपति की एक शक्ति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब संसद कार्य ना कर रही हो, मतलब संसद अगर सत्र में नहीं है। आपको पता है संसद के 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून। अगर कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो और सभाएं नहीं बैठी हो, मतलब लोकसभा भी नहीं बैठी हो, राज्यसभा भी नहीं बैठी हो, तो बिना किसी की उपस्थिति के भी जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं। उनके पास ये शक्ति होती है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 143। वो ये कहता है कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। अब वो सलाह माननी है, नहीं माननी है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति पर डिपेंड करती है। वो स्वतंत्र है इस मामले के अंदर, तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 155, जो कि बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अब जैसे देश के स्तर पर राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपाल इंपॉर्टेंट होता है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से होता है। तो अनुच्छेद 155 उसकी नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को कुछ एक शक्तियां देता है कि वो दंडादेश को क्षमा कर सकता है, निलंबन करवा सकता है, परिहार करवा सकता है, लघुकरण करवा सकता है। मतलब इसके पास भी शक्ति होती है कि सजा को माफ करवा सकता है। लेकिन फर्क ये है कि जो राज्यपाल होता है वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। जो मृत्यु दंड होता है उसको क्षमा करने का अधिकार किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो ये एक मेन फर्क है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 163, जो कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। जैसे केंद्र के लेवल पर सरकार बनती है, एक मंत्री परिषद बनता है, वैसे राज्य के लेवल पर भी मंत्री परिषद बनता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो राज्यपाल ही साइन करता है वहां पे, और राज्यपाल की सहायता के लिए ये होता है। फिर से वही बात हो जाती है, सारा काम तो सरकार ही करती है, राज्य सरकार ही करती है, राज्यपाल तो नाम का होता है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 169। वो ये कहता है कि राज्यों में जरूरत पड़ने पर विधान परिषदों का उत्साधन और सर्जन करने की शक्ति है। मतलब जो राज्य होते हैं कुछ, उनके पास विधान मंडल भी होती है और विधान परिषद भी होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, बाकियों के पास नहीं है। तो अगर ऐसे में जरूरत पड़ती है तो लिया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है विधान परिषद। तो ये वाला अनुच्छेद इसकी बात करता है, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 200। वो क्या कहता है कि राज्य विधायिका जो पारित करती है विधेयक, उनको अनुमति देने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है, साइन करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो ये चीज अनुच्छेद 200 के अंदर दिखाई गई है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 213। वो ये कहता है कि अगर विधानमंडल सत्र में नहीं है तो ऐसे में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर संसद सत्र में नहीं होती है और राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वैसे ही राज्यपाल भी कर सकता है राज्य के लेवल पे। तो इसके पास भी वो शक्ति होती है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 226। वो ये कहता है कि उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। देखिए, मैंने आपको अनुच्छेद 32 बताया था, उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है। वैसे ही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 239 ए, यानी कि 239वें अनुच्छेद के ए भाग का भी ए भाग। ठीक है। अब ए लगा हुआ है तो सीधी सी बात है संशोधन के तहत ही आया है। ये जो संशोधन है ये 69वां संविधान संशोधन है, 1991 में आया था। इसके अंतर्गत दिल्ली के संबंध में कुछ एक विशेष उपबंध दिए गए थे। कैसे उपबंध? कि ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ पर संसद कानून बना सकती है, संसद का कानून यहाँ पर सर्वोपरि होगा, एक मंत्री परिषद भी बनेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा से मंत्री परिषद पर रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो दिल्ली है वो केंद्रीय शासित प्रदेश तो है, लेकिन ये जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 तरीके से राज होता है। एक तो केंद्र सरकार यहाँ पे डायरेक्ट राज करती है क्योंकि यहीं पे पार्लियामेंट है, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ यहीं पे ही है। दूसरा ये है कि यहाँ के लोगों के लिए एक राज्य सरकार भी है। अब आप बोलोगे कि ये राज्य तो है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश तो है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे राज्य सरकार बनती है। ये स्पेशल केस है। ठीक है। तो उस केस में जो भी मुख्यमंत्री यहाँ बैठता है, मंत्री परिषद बैठता है, वो सीधे केंद्र के द्वारा ही चुना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि दिल्ली के बारे में आपको बताता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 249। वो ये कहता है कि अगर राष्ट्रहित का मामला हो तो ऐसे में राज्य सूची के कुछ एक विषयों पर संसद कानून बना सकती है। अब आप जानते हैं कि 3 तरीके की सूची होती है। एक संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जितने भी विषय उसके अंदर होते हैं। एक राज्य सूची होती है जिसपे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। और एक समवर्ती सूची होती है जिसपे दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रहित की बात हो तो राज्य सूची के कुछ एक विषय होते हैं जिन पर सीधे सीधे संसद कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 262। वो ये कहता है कि जो अंतर्राज्यीय नदियां बहती हैं, मतलब जो राज्यों के बीच में जो नदियां बहती हैं और जो नदी घाटियां होती है, उनके जो जल संबंधी विवाद होते हैं, उनका निपटारा इस अनुच्छेद के तहत आता है।
अक्सर ऐसा हो जाता है कि नदियों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद हो जाते हैं, तो उन विवादों को सॉल्व करने का काम जो है इस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 263। वो क्या कहता है? वो कुछ एक अंतरराज्यीय परिषद, जो कि राज्यों के बीच में परिषद होती है, उसके संबंध में कुछ एक उपबंधों की बात करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 280, जो कि सीधे सीधे फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करता है, यानी कि वित्त आयोग की बात करता है। पूछा जाता है कि वित्त आयोग की बात कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद नंबर 280। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 300 ए। अब ए लगा हुआ है, यानी कि ये भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था, जिसके अंदर संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। मैं आपको बता दूं कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसके तहत लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा कर रहे थे, मतलब प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी रखने लग गए थे और लोगों का हक मरने लगा था। तो इसको मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बनाया गया था, जिससे सबके हक में जमीन आ सके, सबके हक में प्रॉपर्टी आ सके। एक बहुत फेमस केस भी है इससे जुड़ा हुआ, केशवानंद भारती केस। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 312 की। वो आपको बताता है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। अब ये जितनी भी सेवाएं होती हैं, जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, ये सारी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, तो उसका विवरण आपको इस अनुच्छेद के तहत मिलेगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 315, जो कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है। अब देखो, जो मैंने जितनी भी आपको सेवाएं बताई हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये प्रशासन ही है। सीधी सी बात है, प्रशासन कौन करता है? आईएएस, आईपीएस, ये सारे मिलकर ही तो करते हैं। शासन के लिए तो नेता है, प्रशासन के लिए अधिकारी चाहिए। तो ये अधिकारी अगर चुनने हैं तो संघ अपनी तरफ से एग्जाम करवाता है, राज्य अपनी तरफ से एग्जाम करवाते हैं। तो उनके लिए लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं और वो 315वें अनुच्छेद के तहत बताए गए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 330। वो क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होना चाहिए। अब देखिए, अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या अलग अलग हो सकती है। जितनी ज्यादा संख्या होगी उस हिसाब से उतनी ज्यादा उनके लिए सीटें आरक्षित होंगी, और जितनी कम संख्या होगी उस हिसाब से उतनी कम सीटें आरक्षित होंगी। तो इसके बारे में आपको अनुच्छेद 330 बताता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 338। ये क्या कहता है? ये आपको बताता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, यानी कि एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आयोग बना हुआ है, उसकी बात करता है ये। और जो 338 ए है, जो कि 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई थी, यानी कि एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई थी कि उसके लिए भी एक आयोग होना चाहिए। तो एससी के लिए आयोग है और एसटी के लिए भी आयोग है। तो ये चीज आपको याद रखनी है स्पेशली, 338 और 338 ए। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 350। वो क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी को अपनी मातृभाषा में शिक्षा को हासिल करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये व्यवस्था भी सरकार करती है कि प्राथमिक स्तर पर सभी अपनी मातृभाषा में शिक्षा हासिल कर सके। तो ये अनुच्छेद 350 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद और आते हैं। एक है 352, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जो कि 1975 से 77 के बीच में लगी थी, आपको पता होगा। इसके बाद आता है 356, जो कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है कि अगर किसी राज्य में कोई असंवैधानिकरण चल रहा है, वहां की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो उस राज्य के अंदर केंद्र सरकार से राष्ट्रपति जो होंगे वो सीधे सीधे वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, मतलब वहां की सरकार जो है वो निरस्त हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद नंबर 360, जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है, यानी कि अगर देश में पैसे की कमी आ जाए, क्राइसिस हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, तो देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि खुशखबरी की बात यह है कि हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और कभी लगे भी नहीं, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 368, जो कि हमारी लिस्ट का फाइनल है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है संविधान संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और प्रक्रिया, कि अगर संविधान में कोई ऐसी चीज है जो समय के साथ बदली जाना जरूरी है, तो उसकी व्यवस्था भी इसके अंदर है। संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हालांकि मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, इसके बारे में मैंने बहुत बात की है। आप केशवानंद भारती के दोनों पार्ट्स देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 50 अनुच्छेद समझ में आए होंगे और आपने इन्हें लिखा होगा। दोस्तों, अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा प्रश्न बचेगा जिसको आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। आप इजीली अनुच्छेद भी लिख दोगे और आंसर भी अच्छा बना के जरूर आओगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।